वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। होम साइंस के मॉडल पेपर के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यह मॉडल पेपर। और आपको बता दूं, जब आप बीए सेकंड सेमेस्टर में यानी कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, होम साइंस लिए हुए होते हैं, तो आपको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? हिंदी में कहते हैं इसको वस्त्र विज्ञान व परिधान का परिचय एवं परिवार संसाधन प्रबंध। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। आपको बता दूं कि ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गृह विज्ञान का। ठीक है, चाहे मैं फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर दूं यानी परिवार संसाधन प्रबंध की बात करूं, चाहे वस्त्र विज्ञान की यानी कि क्लोथिंग की बात करूं या परिधान की बात करूं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, टेक्सटाइल्स की बात करूं, क्लोथिंग की बात करूं, सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास करके एक जो है लड़की के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लड़कियां ही खास करके गृहिणियों का काम करती हैं आगे चल करके, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि होम साइंस के अंतर्गत जो ये वाला पेपर है, इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं जिनको आपको तैयार करना है और आपकी परीक्षा एक प्रकार से अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा में अंक लाने हैं इस पेपर के माध्यम से। तो होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर 2023 की परीक्षाओं के लिए वस्त्र विज्ञान और परिधान के परिचय एवं परिवार संसाधन प्रबंध जो है उससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बात की जाए खंड आ से, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में भैया? तो एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है कितने शब्दों में? एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है, मैं आपको बताऊं तो आपको 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखिएगा। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वस्त्र विज्ञान से आप क्या समझते हैं या आप क्या समझती हैं। तो वस्त्र विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले यही पूछा जाएगा। क्योंकि वस्त्र विज्ञान जो है आप पढ़ रहे हो वस्त्र विज्ञान के बारे में, तो ये भी जान लो कि भाई वस्त्र विज्ञान होता क्या है। वस्त्र विज्ञान यानी जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में एक प्रकार से आप क्या जानते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। और ख़ास करके यहाँ पर आप शब्द जो है ये स्टूडेंट के लिए प्रयोग किया गया है कि आप जो है इससे क्या समझते हैं वस्त्र विज्ञान से। वस्त्र विज्ञान आखिरकार आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, काहे के लिए पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है, तो वस्त्र विज्ञान, चूँकि आपको बता दूं वस्त्र विज्ञान आगे चल करके आपके उपयोग में आने वाला एक प्रकार से विषय है और आप इसको दैनिक जीवन में उपयोग भी कर सकेंगे या कर सकेंगी। तो वस्त्र विज्ञान में आप क्या पढ़ते हैं, यानी जिस विषय के अंतर्गत वस्त्रों का निर्माण करने वाले प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों का एक प्रकार से अध्ययन करते हैं, या वस्त्र निर्माण की समस्त विधियों का, वस्त्र की पारिस्कृति का, वस्त्र की परिसज्जा का या परिसज्जा का, वस्त्रों के रख रखाव एवं संग्रह का, और वस्त्रों की उचित प्रकार से धुलाई का, और ये सब एक प्रकार से व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है ये वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत ही कहलाता है। और इस प्रकार के अध्ययन करने वाले विषय वस्तु को हम वस्त्र विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या क्लोथिंग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ये एक प्रकार से वस्त्र विज्ञान होता है। वस्त्र विज्ञान एक प्रकार से आपको बताऊं तो वस्त्र विज्ञान जो होता है वो उसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे जो होते हैं उनके बारे में आप जानते हैं। खास करके जो रेशों के निर्माण की विधियां होती हैं, रेशम का रेशा कैसे बनता है, मतलब जो सिल्क होता है उसका, कपास का रेशा हो गया, ठीक है, शहतूत से बनता है जो रेशम उसका, इसी प्रकार से और भी सेलुलोज हो गया, ठीक है, और भी तमाम सारे रेयान है, लेनन है, ठीक है, ये सब हैं। तो इन सभी के बारे में आपको जानना होता है। ये सब आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और परीक्षा में प्रश्न भी आएगा। तो वस्त्र विज्ञान की अगर बात की जाए तो इसमें रेशों के प्रकार का, रेशों की विशेषताएं, उनके उत्पादन और अध्ययन का, इन सभी का अध्ययन करते हैं। वस्त्र निर्माण की तमाम प्रकार की विधियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है। वस्त्र की बनावट का, वस्त्र की बनावट के साथ साथ परिसज्जा का भी अध्ययन किया जाता है।
वस्त्रों के चुनाव कैसे करते हैं, वस्त्रों का संग्रह कैसे करते हैं, उसका रखरखाव कैसे करते हैं, इन सभी का अध्ययन, धुलाई कला का अध्ययन, बुनाई का अध्ययन, कताई का अध्ययन, सिलाई मशीन के बारे में आप इन सभी मतलब कि वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत जानते हैं। तो ये रहा वस्त्र विज्ञान। अगला प्रश्न है कपास एवं ऊन। कपास के बारे में बताएं, कपास किसे कहते हैं और ऊन किसे कहते हैं। तो कपास की बात की जाए तो कपास जो होता है वस्त्र निर्माण के लिए अपनाए जाने वाले प्राकृतिक तंतुओं में कपास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बता दूं कपास जो है एक विश्वव्यापी एक प्रकार से रेशा है, मतलब ये हर एक देश में आपको कपास का रेशा मिल जाएगा। कपास के रेशे से वस्त्र का निर्माण किया जाता है और प्राचीन काल से विश्व के विभिन्न देशों में वस्त्र निर्माण के लिए कपास के तंतुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। कपास से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो एक प्रकार से सस्ते भी होते हैं। इसके साथ ही साथ इसकी जो कार्य क्षमता होती है कपास के वस्त्रों की, यानी जिसको आप कॉटन के का कपड़ा कहते हैं, उनकी कार्य क्षमता भी एक प्रकार से बहुत अच्छी होती है। कार्य क्षमता एक प्रकार से में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ज़्यादा टिकाऊ भी होते हैं। मजबूती में एक प्रकार से इसकी बराबरी कपास के वस्त्र इतना कोई नहीं कर सकता है, मजबूत भी अच्छा खासा होता है। तो यानी कि कपास जो है सबसे अधिक एक प्रकार से स्वास्थ्यकर कपड़ा भी माना जाता है। और कपास जो है, कपास से बना हुआ कपड़ा जो होता है सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, मजबूत भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। इसीलिए कपास जो है विभिन्न देशों में कपास के ही वस्त्र पहने जाते हैं, मतलब कि कॉटन जिसको कहते हैं। ठीक है, कपास के बारे में अगर बात की जाए तो कपास के तंतुओं पर नमी की स्थिति में फफूंदी लग जाती है और इससे फंगस के कारण से छोटे हरे काले इस प्रकार के जो धब्बे होते हैं वो पड़ जाते हैं कभी कभी वस्त्रों पर। सड़ी मिट्टी सी गंध आने लगती है कुछ समय के बाद में, लेकिन कीट के लार्वा इसे नहीं खाते हैं, यानी कि यह तंतु कीट अवरोधक है। यानी इसको कीड़वा वगैरह जो होते हैं, कीट जिसको कहते हैं, वो नहीं खा पाते हैं इन वस्त्रों को। तो ये इसकी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कपास के बीजों से हम तेल भी बना सकते हैं। साबुन का निर्माण भी कपास के बीजों से कर लिया जाता है और इसके बीज की जो खली होती है वो पशुओं के चारे के रूप में खिलाई जा सकती है कपास की। और कपास के कुछ भाग का प्रयोग और भी मानव निर्मित रेशे जैसे प्लास्टिक का रेशा बनाना हुआ, फोटोग्राफिक फिल्म बनानी हुई, बर्निश बनाने में, इन सभी का उपयोग कपास के बीजों का हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कपास बहुत ही उपयोगी पौधा भी है और कपास के बने वस्त्र भी बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, तो ये होता है कपास। अगला प्रश्न है ऊन। ऊन क्या है? ऊन की अगर बात की जाए तो ऊन जो होता है एक जांतव तंतु होता है, मतलब जंतुओं से निर्मित तंतु है। प्राकृतिक तंतु ही है लेकिन जंतुओं से निर्मित तंतु है। चूँकि ऊन की प्राप्ति जो होती है वो जानवरों के शरीर पर पाए जाने वाले बालों से होती है। पर्वतीय व बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर बाल जो होते हैं बड़े लंबे लंबे होते हैं और घने बाल होते हैं। तो उन्हीं लंबे लंबे और घने घने बालों को काट करके एक प्रकार से ऊन का निर्माण किया जाता है। आपको बता दूं ये बाल जो होते हैं पशुओं के शरीर पर ठंड, धूप और गर्मी से पशुओं की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से उन्हीं पशुओं और मनुष्य क्या करता है, उन पशुओं को मतलब कि एक प्रकार से पालता है और पालने के बाद में जब एक प्रकार से बाल बड़े बड़े हो जाते तो उन्हीं बालों को काटता है और उन्हीं बालों के रेशे से क्या बनाता है, ऊन का निर्माण करता है। जो आजकल आप लोग ठंडी में पहनते हैं जो स्वेटर वगैरह, वो सब ऊन से ही निर्मित होते। तो वो सब एक प्रकार जैसे भेड़ों की बाल हो गई, ठीक है, या अन्य बाल हो गए, तो ये सब एक प्रकार से ऊन ही कहे जाते हैं। समझ में आई चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सिल्क एवं सूत। अच्छा, सिल्क किसे कहते हैं? सिल्क माने होता है रेशम। ठीक है, तो रेशम जो है ये एक प्रोटीन और जांतव तंतु है। चूँकि रेशम जो होता है प्रोटीन से भी बन जाता है और जंतुओं से भी निर्मित होता है। चूँकि शहतूत के वृक्ष पर जो कीड़े पड़ते हैं, मतलब कि जो पलने वाले कीड़े होते हैं, शहतूत का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, उन शहतूत के पेड़ों पर कीड़े होते हैं और उन्हीं कीड़ों से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम के वस्त्र जो होते हैं चूँकि सुंदर बहुत दिखते हैं, लचीलापन रेशम से बने वस्त्रों में होता है, मुलायम भी होते हैं रेशम के वस्त्र, चिकना होता है बहुत ज़्यादा, लोगों को देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मनोहारी होता है, आकर्षण होता है और इसीलिए रेशम को वस्त्रों का राजा भी कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो सिल्क यानी रेशम को एक प्रकार से वस्त्रों का राजा कहा जाता है। सिल्क अंग्रेजी में कहा जाता है रेशम को। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है रेशम। कहते हैं ना ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें। तो रेशमी जुल्फ़ें मशहूर इसीलिए क्योंकि रेशमी जो जुल्फ़ें होती हैं वो सुंदरता भी दिखती हैं, मुलायम भी होता है, चिकनी होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो जुल्फ़ मतलब बालों से तुलना किसकी की जाती है? रेशमी बालों की तुलना की जाती है रेशम के बालों की।
अब आप एक प्रकार से सोचो, कीड़े से बनता है रेशम और उससे तुलना होती किससे, बालों की। लेकिन चूंकि रेशमी वस्त्र जब उसके रेशे बनते हैं लंबे लंबे चमकीले रेशे होते हैं और एक प्रकार से बहुत लचीले रेशे होते हैं, तो वो एक प्रकार से सिल्क होते हैं, रेशम होते हैं। तो रेशम एक प्रकार से वस्त्रों का राजा भी है और रेशम मतलब होता है सिल्की, ठीक है। सिल्की माने होता है, आप में से जो लड़कियां होंगी उस सिल्की का मतलब ज़्यादा जानती होंगी। जो लड़के हैं वो कुछ समय के लिए सिल्क के बारे में शायद ना जानते हों, लेकिन सिल्क जो होता है एक प्रकार से, सिल्क अंग्रेजी में कहते हैं रेशम को और रेशम हिंदी में कहा जाता है सिल्क को, ठीक है। तो रेशमी एक प्रकार से जो जुल्फ़े हैं, ये गाने वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कहते नहीं, ये गांव वगैरह में आप लोग या लड़कियों के मुंह से अधिकतर सुने होंगे कि सिल्की बाल हैं, हमारे बाल बड़े सिल्की हैं। तो सिल्की माने हैं रेशमी बाल हैं, ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो ये होता है सिल्की बालों का मतलब। तो उसी वही जैसे बालों से तुलना की जाती है रेशम की, तो रेशम की इसीलिए तुलना की जाती है क्योंकि ये चिकना बहुत होता है और देखने में अच्छा लगता है, आकर्षण इस क्षमता ज़्यादा होती है। वस्त्र की सुंदरता एक प्रकार से इनसे बने जो वस्त्र होते हैं उनकी सुंदरता अपूर्व होती है, बड़ी अच्छी दिखती है, बहुत ज़बरदस्त वस्त्र रखते हैं और इसीलिए वस्त्रों का राजा भी रेशम को कहा जाता है। इसके विशिष्ट गुणों के कारण से रेशम के वस्त्र जो है शान शौकत के प्रतीक माने जाते हैं और यह पहनने से भी हल्के होते हैं पहनने में और सुंदर भी दिखते हैं और इसीलिए रेशम महंगा भी होता है खास करके, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, रेशम और कपास की एक प्रकार से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। रेशम और कपास को जलाने पर उसकी गंध में काफ़ी अंतर होता है। रेशम को जलाने पर उसकी गंध पंख और बाल के मतलब कि बाल के समान जलने से प्रतीत हो, जैसे बाल और पंख कहीं पर जल रहा है उसकी जैसी गंध होती है। जब आप रेशम को जलाओगे तो वैसी गंध आपको मिलेगी। लेकिन जब आप कपास के कागज़ को जलाएंगे या कपास के एक प्रकार से वस्त्रों को जलाएंगे तो गंध एक प्रकार से आप देखते हैं कागज़ जैसे जलता है, जैसे कागज़ जलने की गंध आती है, ठीक उसी प्रकार से उस वस्त्र के जलने से एक प्रकार से गंध आएगी। तो ये एक प्रकार से रेशम और कपास के वस्त्रों में आप वैसे तो देख करके ही अंतर पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो जला करके भी स्पष्ट अंतर पता कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिल्क यानी रेशम। अगला है सूत। सूत किसे कहते हैं? सूत माने होता है धागा, ठीक है। तो सूत वह शब्द है जो निरंतर धागे के लिए प्रयुक्त किया जाता है और यह सूत्र आपस में गुंथ करके समूह के रूप में तंतु का निर्माण करता है। सूत्र से तंतु का निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसको स्पिनिंग यानी कताई कहा जाता है, ठीक है। तो सूत्र से यानी जो सूत होता है उससे तंतु निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्पिनिंग यानी कताई कहा जाता है। और स्पिनिंग जो होता है धागे या सूत वस्त्र की बुनाई के आधार पर होता है। तो ये होता है सूत, ठीक है, जिसको धागा कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गले में दिक्कत है और उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग समझ रहे होंगे बड़े अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है बुनाई। बुनाई किसे कहते हैं भाई, ये भी आप बताओ। बुनाई जो होती है ये एक प्रकार से कई प्रकार की भी होती है। बुनाई दो अथवा दो जोड़ी धागों की स्थिति में पारस्परिक गुथाव द्वारा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को हम बुनाई कहते हैं। मतलब 2-3 धागों या 4 धागों 10 धागों को इकट्ठा एक प्रकार से गूंथ देना ही बुनाई कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में अगर बताएं। बुनाई में लंबवत और क्षैतिज दोनों विधियों का प्रयोग होता है। धागों को समांतर स्थिति में रखा जाता है और क्षैतिजीय धागों से वस्त्र बुना जाता है। अनुदैर्ध्य धागों के योग को ताना और क्षैतिजीय धागों के जो योग होते हैं उनको बाना कहते हैं, यानी जो लंबे वाले होते हैं उनको बाना मतलब ताना कहते हैं और जो इस टाइप के वस्त्र होते हैं उनको बाना कहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं ताना बाना कहा जाता है और ताना बाना से ही कहते हैं ताना बाना बुनत हो बहुत ज़्यादा। ताना बाना का बुनना का मतलब होता है ये एक लंबा होता है, एक ऐसे इस प्रकार से, तो एक वस्त्र ऊपर जाता है एक नीचे आता है, मतलब इस प्रकार से। एक क्षैतिज मतलब ये वाला, क्षैतिज मतलब ये एकदम से बेंड बेंड जिसको कहते हैं लेटा लेटा रेखा, और लंबावत या ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ये रेखा, ठीक है, लंबी वाली। तो इसी प्रकार से धागे आते जाते रहते हैं, एक लंबा एक क्षैतिज एक लंबा एक क्षैतिज, तो इस प्रकार से वस्त्रों का बुनाई हो जाती। तो इसी को कहते हैं बुनाई। बुनाई की बात की जाए तो बुनाई की कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे साडिंग, पिकिंग, बेटनिंग, लपेटना या छोड़ना, ये सब बुनाई की प्रमुख क्रियाएं होती हैं, ठीक है। बुनाई की बात की जाए तो बुनाई कई प्रकार की होती है, आपको पता होगा, जैसे ट्विल बुनाई हो गई, ठीक है, रिब बुनाई हो गई या फैंसी बुनाई हो गई। तो एक प्रकार से बुनाइयों के प्रकार हैं। अच्छा, रिब बुनाई जो होती है उसमें जैसे वार्प रिब हो गया, वेफ्ट रिब हो गया, चौकदार रिब हो गया, इसी प्रकार से मैट रिब हो गया। और फैंसी बुनाइयों में जैसे डाबी बुनाई, जैकार्ड बुनाई, स्विवेल बुनाई,
लीनो बुनाई जिसको गाज बुनाई भी कहते हैं, लेपेड बुनाई या एक प्रकार से डबल क्लॉथ बुनाई, तो ये सब बुनाई के प्रकार है। एक बास्केट बुनाई भी होती है, बास्केट बुनाई को सूत की बुनाई भी कहते हैं। और यह बुनाई सादी बुनाई की तरह होती है, संतुलित होती है, और इसमें दो से अधिक धागे जो होते हैं एक मतलब कि समानांतर ताने व बाने में प्रयोग किए जाते हैं, और इसके पश्चात इन धागों को सादा बुनाई में भी बुन लिया जाता है। इस प्रकार से ये बुनाई होती है। तो ये रही बुनाई के बारे में कुछ बातें। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रेयान और नायलान के बारे में बताएं। रेयान किसे कहते हैं और नायलान किसे कहते हैं। रेयान की अगर बात की जाए तो रेयान की अगर बात की जाए तो 1892 ईस्वी में काउंट हिलेरी डी कार्डोनेट ने एक प्रकार से पहला रेशा नाइट्रोसेलुलोज बनाया, जिससे उन्हें रेयान का पिता कहा जाता है। एक प्रकार किसको, रेयान का पिता किसको कहा जाता है, काउंट हिलेरी डी कार्डोनेट को, चूँकि उन्होंने 1892 ईस्वी में रेयान के धागे का निर्माण किया था। रेयान कई प्रकार के होते हैं। एक तो रेयान जैसे कि एक नाइट्रोसेलुलोज द्वारा बनता है रेयान, वो एक होता है विस्कोस रेयान, एक होता है कुप्रामोनियम जो रेयान होता है वो। नाइट्रोसेलुलोज रेयान जो होता है उसको कपास पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करके बनाया जाता है। विस्कोस रेयान जो होता है उसको बांस की लुगदी पर कास्टिक सोडा की अभिक्रिया जब करवाते हैं तो बनता है विस्कोस रेयान। जबकि कुप्रामोनियम रेयान होता है उसको कपास की पट्टियों पर कॉपर सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया करवाते हैं जो है किस पर, कापस की पट्टियों पर, तब जो है जो वस्त्र का निर्माण होता है उसको बोलते हैं कुप्रामोनियम रेयान। तो एक प्रकार से रेयान 3 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोसेलुलोज रेयान, विस्कोस रेयान और कुप्रामोनियम रेयान। 3 मुख्य प्रकार से रेयान होते हैं। ठीक है, बात की जाए नायलान की। रेयान एक प्रकार से वस्तु तंत्र होता है, एक प्रकार से क्या है, एक तंतु होता है जिसके द्वारा एक प्रकार से क्या बनाया था, धागे बनाने के उपरांत उसका बुनाई करके वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नायलान क्या है भैया, तो नायलान का आविष्कार सबसे पहले हुआ था 1928 ईस्वी में। न्यूयॉर्क की डेपोंट कंपनी के डॉक्टर काराथर्स महोदय थे, उन्होंने किया था। नायलान का तंतु जो होता है बहुलक रेशक होता है, और यह तंतु चिकना होता है। नायलान का तंतु चिकना होता है, गोल होता है, अल्प पारदर्शी होता है और दीर्घाकार होता है, मतलब बड़े बड़े होते हैं। और वस्त्र बनाते समय इन्हें आवश्यकता अनुसार लंबाई के हिसाब से काट लेते हैं, चूँकि बड़े बड़े धागे होते हैं इसके नायलान के। तो ये होता है आपका नायलान। ठीक है, अच्छा डेक्रान आपसे पूछ रहे, डेक्रान क्या है भाई, तो डेक्रान जो होता है ये उसका विकास हुआ था 1946 ईस्वी में, और यह तंतु पॉलिएस्टर से बनता है। और ये जो डेक्रान के तंतु होते हैं सीधे होते हैं, चिकने होते हैं और गोल होते हैं। इन्हें ताप सुना में बनाया जाता है। ठीक है, तो वो होता है डेक्रान आपका। ठीक है, इसी प्रकार से टेरिलीन भी होता है। टेरिलीन जो होता है मुख्य रूप से एक्रिलिक तंतु होता है और ताप संज्ञाशील तंतु है। इसने मतलब इनसे खास करके जो टेरिलीन तंतु होते हैं इनसे साटिन जैसे चमकदार चिकने वस्त्र जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये हो गए एक प्रकार से नायला मतलब कि किसके बारे में, टेरिलीन के बारे में कुछ बातें। छठा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है सिलाई मशीन के साधारण दोषों को बताइए। सिलाई मशीन के साधारण दोष कौन कौन से हैं। देखिए सिलाई मशीन के वैसे तो कई दोष हैं, लेकिन कुछ साधारण दोष हैं, जैसे कि पहला दोष ये है कि धागे टूट जाते हैं सिलाई मशीन में, पहला दोष। दूसरा दोष ये है कि सुई के धागे का टूटना, क्योंकि सुई के धागे भी टूट जाते कभी कभी। तीसरा होता है बाबिन के धागे टूट जाते हैं। चौथा सिलाई मशीन का, चूँकि मशीन का भारी चलना, कभी कभी मशीन बहुत गाढ़ी चलने लगती है, ये भी एक समस्या हो जाती है, तो तेल डालते तो फिर सलसल चलती, सही चलती है। पांचवा एक प्रकार से साधारण दोष ये है कि सुई का बार बार टूटना, सुई भी टूट जाती है। और छठी बात ये है कि नीचे के धागों में गुच्छा भी बन जाता है कभी कभी। इसके अलावा कपड़े का रुक रुक करके आगे खिसकना, ये भी एक समस्या हो जाती कभी कभी। इसके अलावा कपड़े का इकट्ठा होना, ये भी एक समस्या बन जाती है। और अगली समस्या आप लिख सकते हो जैसे ऊपर व नीचे के धागों का उपयुक्त तनाव, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार से ये साधारण बुनाई मतलब कि साधारण मशीन या सिलाई मशीन की कुछ साधारण दोष थे जिसके बारे में हमने बताया। तो सिलाई मशीन में एक प्रकार से ये सब चीज़ें होती रहती हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, तो सिलाई मशीन के बारे में कुछ बात आप लोग ज़रूर जाने होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, अच्छा सुई बार बार क्यों टूटती है। क्योंकि सुई कपड़े के
उपयुक्त अगर नहीं होती तो टूट जाती है। सुई क्लैंप में पूरी तरह अगर घुसा करके कसी नहीं गई होती है या क्लैंप नहीं कसा गया होता है तो भी सुई टूट जाती है। सुई अगर टेढ़ी भी है तो सुई टूट जाएगी। बाबिन केस का रिंग जो है अगर गलत लगाए होंगे आप तो भी टूट जाएगी सुई। तो ये कई कारण होते हैं जिनसे सुई एक प्रकार से टूट जाती है। अच्छा, नीचे जो धागे बन जाते हैं कभी कभी मशीन के, जो गुच्छे बन जाते हैं धागों में, उसके बनने का कारण भी कई सारा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि सुई ठीक से नहीं लगी होती है, और या सुई उचित साइज की नहीं, मतलब कि अगर सुई उचित साइज की नहीं, जिस साइज की आपको सुई चाहिए उस साइज की सुई नहीं है, छोटी बड़ी हो गई सुई, या ठीक से नहीं लगा पाए तो फिर धागे एक प्रकार से गुच्छे बना सकते हैं। या फिर सुई टेढ़ी हुई तो भी ऐसी स्थिति हो सकती है। धागा सुई में ठीक से नहीं पड़ा होगा तो भी धागों में गुच्छे बन सकते हैं। इसके अलावा ऊपर का धागा ठीक से नहीं अगर डाला जाएगा तो भी धागों में गुच्छे बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा धागे का तनाव अगर अधिक ढीला हो जाता है तो भी धागों में गुच्छा बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और ये हो गए। इसके अलावा जो कभी कभी क्या होता है, मशीन जब भारी चलने लगती है तो उसके भी कई कारण हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, शटल में धूल या मैल जम जाती है। तो जब शटल में एक प्रकार से धूल और मैल जम जाती है तो मशीन भारी चलने लगती है। दूसरी बात, बहुत दिनों से मशीन में अगर तेल नहीं डाला गया है या तो इससे क्या होता है, पुर्जों में तेल जम गया हो बहुत दिनों से, तो इससे भी मशीन के भारी चलने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा शटल या बाबिन केस में धागा फंस गया हो तो भी मशीन बहुत भारी चलने लगती है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा एक बात और मैंने आपको बताई थी, खास करके सिलाई मशीन के साधारण दोषों में बाबिन के धागे टूटने के भी कई कारण होते हैं। आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि बाबिन के धागे टूटने के क्या कारण हो सकते हैं। तो बाबिन के धागे टूटने के भी कई कारण हैं। पहला कारण तो यही आप लिख सकते हो कि यदि बाबिन में धागा ठीक से नहीं लपेटा गया होगा तो धागा टूट जाएगा। दूसरी बात, यदि बाबिन का पेंच अधिक कसा हुआ होता तो भी धागा टूट जाएगा। तीसरी बात, यदि ऊपर व नीचे के धागों के तनाव में अधिक अंतर होगा तो भी धागा टूट जाएगा। और चौथी बात, यदि शटल या बाबिन केस ठीक से नहीं लगा होगा तो भी धागा टूट जाएगा। इस प्रकार से बाबिन के धागे जो है टूट जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। कभी कभी और भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी सिलाई मशीन के साधारण दोष में। एक चीज़ बताई थी कि भाई कपड़े का रुक रुक करके आगे खिसकना। अच्छा, कपड़े का आगे रुक रुक करके क्यों खिसकता है? पहली बात तो ये होता है कि यदि धागों पर अधिक तनाव लगेगा तो भी वो रुक रुक करके आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, यदि प्रेशर फुट का पेंच जो होगा और ढीला होगा, बहुत ज़्यादा ढीला होगा, तो भी कपड़े का रुक रुक करके आगे खिसकना वाली प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। तीसरी बात, अगर स्विच रेगुलेटर में स्विचों का नियंत्रण ठीक से नहीं किया गया होता है तो कपड़ा आगे कठिनाई से खिसकता है। तो इस प्रकार से इन्हीं सभी कारणों से क्या होता है, कपड़े रुक रुक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी। तो ये बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध क्या है भाई? तो परिवार के उपलब्ध साधनों के सदुपयोग के लिए आवश्यक निर्णय लेना तथा लिए गए निर्णय के आधार पर परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करना ही गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था कहलाता है। मतलब परिवार में एक प्रकार से गृह प्रबंध और गृह व्यवस्था एक ही बात है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो घर में एक प्रकार से कितना आय हो रही है, कितना घर के लोग कमा रहे हैं और कितना बचाना है, कितना व्यय हो रहा है, सभी का लेखा जोखा पारिवारिक बजट बना करके कम समय में कम समय का प्रयोग करते हुए कम रुपए पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकार से लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं या पूर्ण हो जाती हैं। तो ये एक प्रकार से यही बोला जाता है गृह प्रबंधन। ठीक है, गृह प्रबंध जो है इसकी बात की जाए तो गृह प्रबंध निर्णयों की एक श्रृंखला होती है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया को इंगित करता है। और इस प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है आयोजन का। ठीक है, कोई चीज़ होता है उसका आयोजन करना, नियोजन कैसे करना है। ठीक है, दूसरी बात होती है उस पर नियंत्रण रखना और तीसरी बात होती है कार्य को निष्पादित करना। ठीक है, ये 3 काम होता है तभी परिवार अच्छे तरीके से चलता है। सबसे पहली बात आयोजन यानी नियोजन, दूसरा नियंत्रण और तीसरा निष्पादन। तो नियोजन, नियंत्रण और निष्पादन ये कार्यों और इसके अलावा कार्यों का मूल्यांकन बाद में आपको करना होता है। जो कार्य होते हैं, निष्पादित कार्य होते हैं, उनका मूल्यांकन भी करना होता है। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से गृह प्रबंध के एक प्रकार से चीज़ें होती हैं। अच्छा, गृह प्रबंध से
कई लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ ये होता है कि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करता है गृह प्रबंध। दूसरी बात, पारिवारिक आय व्यय के नियोजन में सहायता करता है। इसके अलावा तीसरी बात, रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायता देता है गृह प्रबंधन। इसके अलावा आप देखते हैं पारिवारिक वातावरण को सौहार्दमय बनाने में सहायता प्रदान करता है गृह प्रबंध। इसके अलावा आप देखते हैं परिवार के सदस्यों के नैतिक विकास में सहायता प्रदान करता है गृह प्रबंध। तो इस प्रकार से गृह प्रबंध के ये कई सारे महत्व और कई सारे लाभ भी मैंने आपको बता दिए। ये होता है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध में सबसे पहला कार्य व्यवस्था का सिद्धांत, दूसरा अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, तीसरा श्रम की बचत का सिद्धांत और चौथा अवकाश और मनोरंजन का सिद्धांत। अगर आपको गृह प्रबंध अच्छे तरीके से करना, सबसे पहली बात आप घर में सबका कार्य बांट दीजिए कि भाई तुमको ये कार्य करना, तुमको ये कार्य करना है। सबसे पहली बात तो कार्य का बंटवारा हो गया। फिर दूसरे नंबर पर जो पैसा आ रहा है उसका उचित तरीके से पैसा कमाने की जो विधियाँ होती, पैसा कौन कौन कमाएगा, कैसे कमाएगा, ये भी ध्यान रखना होता है। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भी लागू करना होता है। फिर उसके बाद में श्रम की बचत, यानी कितना से कितना कम काम करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकार से काम हो जाए, तो श्रम की बचत करना है। ठीक है। इसके अलावा फिर अवकाश और मनोरंजन, छुट्टी के समय में मनोरंजन का सिद्धांत भी आपको, यानी कि टीवी देखना है कि मूवी जा कर के टॉकीज़ में देखना है, कई प्रकार के मनोरंजन के साधन होते हैं, उनका उपयोग आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, समय व्यवस्थापन क्या है। समय व्यवस्थापन की बात की जाए तो समय व्यवस्थापन का सीधा सा मतलब होता है कम समय में अधिक से अधिक काम को कर लेना या अधिक से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति कर लेना। समय व्यवस्थापन का आशय है कि समय का इस प्रकार उपयोग किया जाए जिससे व्यक्तिगत और पारिवारिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके, वो होता है समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि कार्य के समय में अधिक से अधिक कमी की जाए, मतलब ज़्यादा से मतलब कि कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कम समय में किया जाए। ठीक है। समय व्यवस्थापन के कई यंत्र होते हैं, जैसे कि अत्यधिक भार, ठीक है, कार्य का वक्र, विश्राम का समय, कार्य सरलीकरण, इन सभी के द्वारा आप समय का व्यवस्थापन कर सकते हैं। ठीक है। समय के व्यवस्थापन के द्वारा आप देखते हैं कार्य सरलीकरण भी हो जाता है और थकान भी कम महसूस होती है। शक्ति व्यवस्थापन भी हो जाता है। शक्ति व्यवस्थापन जैसे समय व्यवस्थापन वैसे शक्ति व्यवस्थापन होता है। शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ होता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतनी शक्ति व्यय की जाए जिससे काम पूरा हो जाए, शक्ति का संतुलन बना रहे, ताकि आप ज़्यादा शक्ति, जैसे कि आपको अगर मान लेते हैं 1 गिलास पानी की ज़रूरत है तो आप 2 गिलास पानी मत पियो, 1 ही गिलास पानी पियो। इसी प्रकार से जहाँ पर आपको मान लेते हैं कि 1 किलो शक्ति की आवश्यकता है, मतलब किलो में शक्ति नहीं नाप सकते, मान लेते हैं आपको 1 हॉर्स पावर की शक्ति लगानी है, वहाँ पर आप 7 हॉर्स पावर की शक्ति लगाएंगे तो दिक्कत की बात है, वहाँ पर 1 हॉर्स पावर की ही शक्ति आपको लगाना है। तो इस प्रकार से शक्ति व्यवस्थापन ये होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 9वां प्रश्न है, थकान और कार्य सरलीकरण क्या है। थकान किसे कहते हैं, तो थकान की अगर बात की जाए तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, जैसे क्या लिखेंगे कि पूर्व में किए गए कार्य के कारण, यानी या पहले किए गए कार्य के कारण थकान की शारीरिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें वर्तमान कार्य को करने की हमारी योग्यता कम हो जाती है, क्योंकि पहले हम काम कर चुके होते हैं और जो हमारे समक्ष और आगे काम करने वाले हैं हम वो काम करने के अंदर हमारे शक्ति नहीं बची है। ऐसी स्थिति थकान की स्थिति कहलाती है। थकान वैसे मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक होती है शारीरिक थकान और एक होती है अशारीरिक यानी मानसिक थकान या मनोवैज्ञानिक थकान। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो थकान एक होती है मानसिक और एक होती है शारीरिक। आप दिन भर कुदाल गोड़ोगे आप शारीरिक रूप से थक जाओगे। आप दिन भर, जैसे मैं एक प्रकार से मानसिक थकावट से जूझ रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अच्छा मेरे को दोनों करना पड़ता है, शारीरिक मेहनत भी घर पे करनी पड़ती है, कभी कभी क्या कि करनी ही पड़ती है, डेली लगभग कुछ ना कुछ काम ही होता है। आप देखोगे मुझे अगर आकर के मेरे घर पर, तो ऐसा आपको नहीं लगेगा कि मैं कोई पढ़ाता हूँ, ऐसे कोई नहीं। गांव वगैरह में तो कुछ लोग जानते हैं, मतलब जानते तो सब हैं कि भाई चैनल है और पढ़ाता है लड़का, लेकिन ये भी नहीं मतलब कि ये देखेंगे कि दिन भर इधर उधर का काम करता है, कभी भैंस इधर करना है, कभी वो करना है, कभी कई प्रकार के गाय वगैरह, हमारे पास गाय भैंस दोनों हैं, खेती भी है, दुकान भी है हमारे पास। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और सभी भी एक प्रकार से, हालांकि हम 4 भाई हैं तो क्या होता है कि सारे कामों को बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं इधर उधर। सभी के काम, जैसे मैंने बताया था, काम को बंटवारा कर देना ताकि सभी का काम अपना अपना फिक्स हो कि भाई किसको क्या काम करना है, ऐसे हमारे घर पर भी है। तो ये चीज़ें होती है। तो थकावट जो होती है एक मनोवैज्ञानिक होती है और एक शारीरिक। अगर दिन भर आप कुदाल चलाओगे तो शारीरिक रूप से थक जाओगे, और मानसिक रूप से अगर दिन भर आप जो है कोई चीज़ पढ़ाओगे या दिन भर आप पढ़ोगे, आप स्कूल से आते कितने थके हारे होते हैं, एकदम से आते हैं, बैग वो एकदम से टांगते हैं, फेंक ही देते हैं, टांग नहीं पाते हैं, अलमारी में रखते हैं, तुरंत लेट जाते हैं, पंखा चला लेते हैं, कई प्रकार के काम करते हैं। तो ये सब होता है एक प्रकार से थकान। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को।
तो ये थकान होती है। ये होती है एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक थकान, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग इतना काम कर रहा है कि एक प्रकार से दिमाग ने बता दिया शरीर को, मतलब दिमाग ही एक प्रकार से बता दिया कि भाई अब शक्ति नहीं रहेगी आगे काम करने की, बड़ी थकावट फील होती है। ठीक है, हमें भी लोगों को लगता है कि मुझे कोई काम नहीं पड़ता है, क्या पढ़ाने में क्या मेहनत होती होगी। आप लोग ही सोचते होंगे अरे पढ़ाने में क्या मेहनत है, पढ़ाने में तो वो मेहनत है भैया, और ख़ास करके ऑनलाइन पढ़ाई में तो दुगना मेहनत हो जाती है, क्योंकि ये सब कंटेंट आपको दिखाना, लिख करके पहले से तैयार करना, क्या पढ़ाना कैसे पढ़ाना सारी व्यवस्था करना। वैसे ऑफलाइन पढ़ाई में क्या होता है, आप लोग कॉलेज में जाते होंगे, टीचर आते हैं, बैठे रहते हैं कुर्सी पे, पानी मंगाते हैं आप ही लोगों से, पीते होंगे, इधर उधर बहुत सारे जो है, तो इधर तो कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो और कभी मन हुआ तो पढ़ा दिया, मन हुआ तो बैठे हैं आराम से, या कॉलेज में या स्कूल में आप जाते थे तो किताब खड़िया कर पढ़ो, लड़के एक तरफ से पढ़ना प्रारंभ कर दो। भारत की पढ़ाई यही तो है। कुछ स्कूलों में जो ज़्यादा फीस लेते हैं उनमें कुछ चीज़ें बढ़ाते हैं कि भाई फीस ज़्यादा ले रहे हैं चूँकि वो, और जहाँ पर फीस कम मिलती है तो टीचर ही क्या करे, टीचर ही 5-6 हज़ार रुपये पा रहा है, 5 हज़ार और कमाई पा रहा है, 5 हज़ार सैलरी पा रहा है, तो 5-6 हज़ार में क्या करेगा वो का, तुमको एक प्रकार से रॉकेट साइंस पढ़ाएगा क्या, नहीं पढ़ाएगा। तो जब जैसी सैलरी टीचर को देते हैं वैसे टीचर पढ़ाते भी हैं, और बच्चे बेचारे क्या करें, बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, बच्चे बेचारे जाते हैं, घर वाले माता पिता भेजते हैं स्कूल कॉलेज की भाई बच्चा पढ़ेगा, और बच्चा वहाँ जाता तो क्या पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ता है। वास्तविक मैं बता रहा हूँ, कोई गलत नहीं बता रहा हूँ। कॉलेजेस वगैरह में ऐसे ही होते हैं, 2 दिन क्लास होती है, 1 दिन छुट्टी होती है, 3 दिन वैसे चला गया। किसी दिन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो है 10 दिन क्लास होती है महीने में, बाकी 20 दिन तो कहीं ये प्रोग्राम, कहीं पर वो प्रोग्राम, कहीं पर धरना चल रहा है, कहीं पर मारपीट हो गई, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, दुनिया भर का लफड़ा होता है। कहीं पर प्रोफेसर नहीं आया, ये है वो, चूँकि प्रोफेसर भाई बड़े आदमी हो जाते, पैसे एक प्रकार से कमा वमा करके, तो तमाम फंक्शन होते रहते हैं इधर उधर, तो वहाँ सब आना जाना लगा रहता है। कुछ प्रोफेसर पढ़ाते हैं ईमानदारी से, कुछ प्रोफेसर वैसे एकदम से निकाल देते हैं समय, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो थकान एक प्रकार से होती है उसी टीचर को जो मेहनत से पढ़ाता है, और मैं दिन रात मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, ठीक है, पढ़ाने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं। चूँकि हमारे साथ ऐसा घटा, जब मैंने बीए किया था, मुझे एक प्रकार से एक भी क्लास तो मैं जिंदगी, मतलब कि एक भी क्लास बीए की पढ़ा नहीं हूँ, केवल पेपर देने गया था। वैसे भी कॉलेज वगैरह में क्लास ही नहीं चलती तो मैं जाता भी नहीं था। तो मैं वही सोच रहा था कि भाई जैसा मैंने झेला है, ठीक है, वैसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं, आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि आगे बढ़ते हैं। थकान ये हो गई, आपके समझ में आ गया। कार्य सरलीकरण क्या होता है? कार्य सरलीकरण, कार्य का मतलब होता है काम को सरल बनाना, उसी को कार्य सरलीकरण कहते हैं। किसी भी काम को मतलब कि किसी भी काम को या किसी भी कार्य को करने की सबसे आसान तरीका ढूंढ लेना, सबसे सरल विधि ढूंढ लेना, बहुत तीव्र गति से काम को कर लेना, शीघ्र ही काम कर लेना, तो ऐसी कोई विधि ढूंढ लेना, उसी को कार्य सरलीकरण कहा जाता है। कार्य सरलीकरण की मुख्य रूप से 2 तकनीक होती है, एक तो औपचारिक तकनीक और एक पेन और पेंसिल तकनीक, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कार्य सरलीकरण के प्रमुख उपकरण होते हैं जैसे कि गैस। अगर आपको घर में खाना बनाना है तो पहले चूल्हा औरतें जलाती थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब क्या है, गैस का बटन ऐंठी, तुरंत एक प्रकार से जलने लगा गैस, उस पर रोटी सेको, मन कहे दाल चढ़ा दो। अब तो वह गैस हो, खुटियों नहीं हटनी, बस बटन दाबना है बिजली वाला, इंडक्शन चालू, कुकर में चावल और भर के रख दो, पानी वानी, अपने आप सब बना तैयार, फिटो फिट खाना। तो ये सब क्या है, ये सब कार्य सरलीकरण ही है। गैस आ गया, इंडक्शन चूल्हा आ गया, प्रेशर कुकर आ गया। पहले अदहन दिया जाता था, बटुली में रखती थी। पहले खाना बनाना, अगर आप नहीं देखें, आप लोग शायद ना जानते हों, या बहुत सारे लोग अगर गांव से होंगे तो जानते होंगे, तो उनमें क्या होता था कि भाई अभी भी है, चूल्हे पे खाना बनता है गांव वगैरह में। कभी कभी आप किसी किसी घर पर जाएंगे जहां पर गैस नहीं है, जिनके घर पे, या जो लोग एक प्रकार से गैस को अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, गरीब हैं बेचारे, उनके यहाँ पर चूल्हे पे खाना बनता है। औरतें लकड़ियाँ काटने जाती हैं, लकड़ियाँ लेकर के आती हैं और खाना बनाती हैं। कंडा पाथा जाता है गोबर का, जो गाय भैंस का होता है, उससे कंडा इकट्ठा किया जाता है, जो उपले कहा जाता है जिनको। तो उपला को एक प्रकार से फिर चूल्हे में लगा करके रोटी बनाई जाती है। वो रोटी बड़ी स्वादिष्ट भी होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर आज आप इंडक्शन और गैस की रोटी एक प्रकार से 4-5 रोटी खा रहे हैं, तो आप चूल्हे की रोटी मान लो कि 10-12 आप रोटी खा जाओगे, बहुत अच्छा लगती है, ठीक है। तो कार्य सरलीकरण इन्हीं सभी कारण से हुआ है। फ्रिज आ गई है, हीटर आ गया है कि भाई अगर आटा साना सुबह थोड़ा फजीला गया तो फ्रिज में रख दिया। इसी प्रकार से हीटर है खाना बनाने के लिए। मिक्सर आ गया है, अब लोढ़ा और सिल पर जो है
पीसने में चूड़ियाँ नहीं टूटने की डर है कोई। आराम से मिक्सी में बैठो, लहसुन मिर्चा धनिया जो कुछ डालना है सब मिक्सर में डालो और बस खाली बटन आइट दो खूटी, तुरंत सब मथ के बढ़िया एकदम से बढ़िया चटनी बना फिट कर दी इस ग्रेवी टाइप के। तो क्या हो जाता है कि मिक्सर हो गया, जूसर हो गया है, आम का जूस बनाना है, टमाटर का जूस बनाना है, किसका जो भी आपको करना है वो सारी व्यवस्था आ चुकी है। विद्युत टोस्टर आ चुके हैं, विद्युत प्रेस आ चुका है, ताकि कोई दिक्कत नहीं। वॉशिंग मशीन आ चुकी, कपड़े धुलने के लिए भी सहायता हो गई है। तो पहले क्या होता था, लोग पटक पटक करके उसी नल की चौकी पर कपड़ा धोते थे। धोबी आता था कभी कभी, जो धनी होते थे उनके यहाँ धोबी आते थे धोने के लिए, कुछ पैसे धोबी को मिलते थे, प्रेस वाले को दिया जाता था। आजकल क्या है, बिजली में प्रेस लगा, तुरंत 2 बार रगड़ा, साफ एकदम से बढ़िया क्रीज बनी तैयार। तो ये सब क्या है, कार्य सरलीकरण ही है। समझ में आ गई चीज़ें, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग। 10वां प्रश्न है, पारिवारिक आय और पारिवारिक व्यय क्या होता है। तो पारिवारिक आय की अगर बात की जाए तो पारिवारिक आय जो होता है वो एक प्रकार से मुख्य रूप से जो परिवार में पैसा कमाना होता है, कि पैसा परिवार में कहाँ से आ रहा है उसको पारिवारिक आय कहते हैं। पैसा परिवार से कितना जा रहा है उसको पारिवारिक व्यय कहते हैं। पारिवारिक आय के 4 स्रोत होते हैं। एक तो कहीं पर वेतन मिल रहा है कोई सरकारी, कोई व्यापार घर में हो रहा है, कोई व्यवसाय हो रहा है, या कोई कृषि कार्य कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है। तो ये सब पारिवारिक आय के साधन हैं। पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए कई सारे उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि गृह एवं सहायक उद्योग धंधे स्थापित कर लें, सहाय मतलब कि समय पर उचित विभाजन कर दें, श्रम और समय की बचत के साधनों का प्रयोग करें, खाद्य पदार्थों का संरक्षण और संग्रहीकरण कर लें, धन का मितव्यय करें, कम खर्च करें, बचत का उचित विनियोग तथा आय व्यय का संतुलित बजट बना ले पहले से, कि भाई हमारे पास 3000 रुपये सैलरी आती है तो हमको 1500 खर्च करना और 1500 बचा करके रखना है। तो इस प्रकार से पहले से व्यवस्थित कर लेना कि हाँ 1 ही लीटर तेल में हमको 30 दिन तक जो है सब्जी और दाल दोनों बनानी है। इस प्रकार से सारी चीज़ें मैनेज करके एकदम से फिट कर देना तो कम खर्चा लगेगा। पारिवारिक व्यय जो होती है, किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार के द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय माना जाता है जो परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च किया जाता है। तो परिवार के लोगों की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और उन्हीं आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए एक प्रकार से क्या होता है, उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रुपए की आवश्यकता होती है और रुपए खर्च किए जाते हैं। तो उसी खर्च किए गए रुपए को व्यय कहा जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। पारिवारिक आय क्या होता है, पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं और सेवाओं और संतोष का वह प्रवाह होता है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह के हेतु आता है घर में, उसको बोलते हैं आय। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पारिवारिक व्यय एक प्रकार से, पारिवारिक आय, ये दोनों को अगर आप सही तरीके से मैनेज कर ले जाएंगे तो जो एक प्रकार से पारिवारिक प्रबंधन होगा वो अच्छे तरीके से एक प्रकार से जान लीजिए चल रहा है, परिवार अच्छे तरीके से आपका चलेगा। और पारिवारिक व्यय को कई सारी चीज़ें प्रभावित भी करती है, क्योंकि परिवार द्वारा अर्जित कुल आय, अगर आप ज़्यादा रुपए कमा रहे हैं तो ज़्यादा खर्चा होगा, कम कमा रहे हैं तो कम खर्चा होगा। परिवार के रहन सहन का आपके स्तर क्या है ये भी डिपेंड करता है कि आपका पैसा कितना खर्च होगा। परिवार का आपके स्वरूप कैसा है, बड़ा परिवार है, छोटा परिवार है, उस हिसाब से पैसा खर्च होगा। परिवार का आवासीय क्षेत्र कहाँ पर आप रहते हैं इस हिसाब से भी पैसा ज़्यादा कम खर्च हो सकता है। परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है, उनका व्यय कितना कितना है, ठीक है, ये सब भी डिनोट करता है। परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों के व्यवसाय क्या हैं ये भी डिनोट करता है कितना खर्च होगा। पारिवारिक मतलब परिवार का सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, उससे भी पैसा खर्च होने की संभावना ज़्यादा या कम होती है। गृहिणी की दक्षता क्या, अगर एक प्रकार से लक्ष्मी कहा जाता है औरतों को, अगर औरतें होशियार होती हैं घर के तो पैसा कम ही खर्च होता है। अगर एक औरत चाहे तो पति जितना कमाता है सारे पैसे ख़त्म हो जाएं, मुश्किल कुछ बहुत कमी लगी रहेगी उसको। अगर वो चाह ही ले तो कोई पति उसका एक प्रकार से ख्वाहिशों को पूरी, एक स्त्री की ख्वाहिशों को पूरी कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या होता है उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और जीवन की प्रबल इच्छाएं होती हैं उनकी, और वो इच्छाएं कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो इच्छाओं को एक प्रकार से क्या होता है, इच्छाएं जो होती हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं, और ख़ास करके स्त्रियों की इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं।
उनकी शादी नहीं होती उससे पहले से वो इच्छाएं बनाना प्रारंभ कर देते कि हम शादी होगी, हमारा हस्बैंड ऐसा होगा, ये होगा, इतना कमाता होगा, इतना खर्च करेंगे, ये करेंगे, इतने का जो है मतलब ये बनवाएंगे, नेकलेस बनवाएंगे, ये दुनिया भर का पहले से माइंड में होता है उनके। और जब ऐसा नहीं हो पाता है और उनके पति मतलब शादी होती है और ऐसा नहीं कर पाते हैं वो, तो फिर झगड़ा लड़ाई होता है घर में। तो ये एक प्रकार से आजकल हिंदुस्तान की एक समस्या बन चुकी है। तो अगर औरतें एक प्रकार से घर में अगर चाहें तो सुख शांति रहेगी। अगर वो चाह रही हैं कि भाई जो व्यय है, आय है, उसका सामंजस्य नहीं बैठना, तो कितना भी आप गणित लगा लो, आप उसको बैठा नहीं सकते हो, ये एकदम से कन्फर्म मान लीजिए। तो कभी कभी क्या होता है, आय और व्यय का एक प्रकार से सबसे उचित होती गृहिणी की दक्षता। गृहिणी कितनी टैलेंटेड है और कितने अच्छे तरीके से बजट को मैनेज करती है, कितने अच्छे तरीके से वो हर चीज़ को मैनेज करती है कि भाई अगर बच्चे की फ़ीस देनी है तो हम अगले महीने की सैलरी से फिर हम पायल बनवा लेंगे। अगर ये एक गृहिणी के अंदर आ गया तो फिर वो अच्छे तरीके से जीवन यापन उसके घर का भी होगा और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी। लेकिन अगर ये नहीं हुआ कि नहीं, अगर बच्चे की फ़ीस भी देनी है और पायल भी लाना, चाहे जैसे करके पति लेकर के आए, तो कर्जा निकालेगा, फ्रस्ट्रेट होगा पति, बाहर भी दिक्कत होगी उसको, घर में आएगा उस फिर दिक्कत। तो कई प्रकार की दुविधाएँ होती हैं। तो ऐसे में एक गृहिणी को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो ये एक प्रकार से एक पारिवारिक आय और व्यय को या पारिवारिक बजट को बनाने में एक गृहिणी की बहुत ज़बरदस्त भूमिका होती है। तो एक गृहिणी अगर अच्छी है तो लक्ष्मी का अवतार है। अगर वही गृहिणी चाह ले तो जितनी लक्ष्मी आपके पास है वो सब चली जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें कोई बुरा मत मानिएगा, हमारी जो बहनें हैं, बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही लोग कमाते हैं, ठीक है। ताकि अगर अब तो खाई भाई समाज जो है बदल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई हमारी लड़कियां जो हमारी बहनें हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, काम कमा रही हैं और अच्छे तरीके से पुरुषों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं कि जब अभी तक मैं तुम पर डिपेंडेंट थी, अब तुम हम पे डिपेंडेंट बनो। ऐसी सिचुएशन सारी, और बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये एक प्रकार से बड़ी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है कि भाई, तो ये होता है एक प्रकार से पारिवारिक आय और व्यय। पारिवारिक आय और व्यय में स्त्री और पुरुष की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका होती है। दोनों को तालमेल बना करके चलना होता है, चाहे स्त्री कमाए चाहे पुरुष कमाए, ठीक है। दोनों को एक प्रकार से एक दूसरे की सिचुएशन को एक दूसरे के स्थान पर रख करके सोचने की प्रवृत्ति जिस दिन आ गई, तभी एक प्रकार से जीवन सफल होगा। यानी एक स्त्री सोचे कि अगर मैं पुरुष होता तो एक प्रकार से क्या करता, और एक पुरुष सोचे अगर मैं स्त्री होता, दिन भर घर में बैठा रहता तो क्या करता। तो दोनों चीज़ों को एक प्रकार से अगर दोनों ने एक दूसरे की चीज़ों को समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप कर लिया, निश्चित तौर पर घर अच्छा चलेगा। खंडबा की अगर बात की है तो 200 शब्दों में एक प्रश्नों का उत्तर देना है। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तंतुओं का वर्गीकरण कीजिए, बताएं। तंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। तंतु कैसे कहते हैं? तंतु एक प्रकार से जो धागे होते हैं वस्त्र निर्माण के, उन्हीं को तंतु कहते हैं। उन्हीं से धागों का निर्माण होता है, तंतुओं से धागों का निर्माण होता है। तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक तंतु, ठीक है, और एक होता है आपका कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक तो वनस्पतियों से तंतु बनते हैं, एक बनते जंतुओं से, और एक बनते हैं खनिजों से। तो जो वनस्पतियों से तंतु बनते हैं वो एक प्रकार से 2 प्रकार के बनते हैं। एक तो एक प्रकार से बीज से बनते हैं, वनस्पतियों में वनस्पतियों के बीज से तंतु बनते हैं, और वनस्पतियों के बीज से बनने वाला तंतु होता है कपास, ठीक है, कॉटन। जबकि जो तने से बनने वाले जो तंतु होते हैं, खास करके वनस्पतियों से बनने वाले तंतुओं में तने से बनते हैं कुछ तंतु, जैसे कि लिनन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ये सब तने से बनने वाले तंतु हैं। दूसरा तंतु जो मैंने बताया था प्राकृतिक तंतुओं में, जांतव तंतु। जांतव तंतु मतलब जंतुओं से बनने वाले तंतु, यानी जैसे रेशम हो गया, जंतुओं से शहतूत के वृक्ष पर पलने वाले कीड़ों से बनता है। इसी प्रकार से ऊन हो गया, भेड़ वगैरह की बाल से बनते हैं, तो ये कोई जांतव तंतु, ठीक है। इसके अलावा खनिज तंतु जो है, प्राकृतिक तंतु खनिज तंतु भी कहा जाता है, जैसे सोना चांदी के तंतुओं का निर्माण। तो ये सब एक प्रकार से हो गए प्राकृतिक तंतु। जबकि बात की है कृत्रिम तंतु की, तो कृत्रिम तंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मानव निर्मित तंतु, यानी मनुष्य ने जिसको बनाया है। अच्छा, मानव निर्मित तंतु केवल एक ही है, उसको बोलते हैं रियान। क्या बोलते हैं? रियान, ठीक है। एक होता है रासायनिक विधियों के द्वारा बनाए गए तंतु। रासायनिक विधि के द्वारा बहुत सारे तंतुओं का निर्माण किया था, जैसे कि नायलान हो गया, डेक्रान हो गया, एक्रिलान हो गया, आरलान हो गया। ये सब रासायनिक विधियों का प्रयोग करके तंतु का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तंतुओं का वर्गीकरण कुछ मैंने आपको बताया। कौन कौन से? प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु, 2 प्रकार के तंतु होते हैं। प्राकृतिक तंतुओं में 3 टाइप के तंतु होते हैं, वनस्पति के द्वारा बनने वाले, एक जंतुओं के द्वारा बनने वाले, और एक खनिजों के द्वारा बनने वाले। वनस्पतियों से क्या बनते हैं? वनस्पतियों में एक तो बीज वाले वनस्पति जैसे कपास हो गया, एक तने से बनते हैं यानी लिनन, जूट और हेम्प हो गया। जंतु तंतु में रेशम और ऊन हो गया। खनिज तंतुओं से सोना और चांदी के बने तंतु।
कृत्रिम तंतुओं में मानव द्वारा निर्मित एक होते हैं कि रासायनिक विधि के द्वारा। तो मानव निर्मित जो तंतु होते हैं उसमें रेयान आता है कृत्रिम तंतुओं में, और कृत्रिम तंतुओं में जो रासायनिक विधियों के द्वारा बनते हैं उसमें नायलॉन, डेक्रान, एक्रिलीन और एक प्रकार से एक्रिलान और आरलान, ये सब शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वस्त्रों का मानव जीवन में क्या महत्व है, बताएं। बड़ा बढ़िया ज़बरदस्त प्रश्न है, वस्त्रों का मानव जीवन में क्या महत्व है। तो वस्त्रों का मानव जीवन में बहुत महत्व है। पहला महत्व यही है कि शरीर के अंगों को आवरण प्रदान करने के लिए वस्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि मानव अपने शरीर के कई अंगों का संकोच बस प्रदर्शन नहीं कर सकता है और उनको ढकना ही पड़ता है, और वस्त्र आवरण के रूप में उन वस्त्र उन स्थानों को, उन अंगों को ढकते हैं हमारे। तो ये होते हैं वस्त्र का पहला महत्व। दूसरा महत्व ये होता है वस्त्रों का, शरीर को गर्म रखते हैं, चूँकि विशेष रूप से खास करके ठंडी के महीने में या शीत प्रदेशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए, खास करके ऐसे व्यक्तियों को एक प्रकार से गर्म वाले वस्त्र जो होते हैं उनको पहनना पड़ता है, और वस्त्र जो होते हैं ठंडी से उनकी रक्षा करते हैं। तीसरी बात, सौंदर्य वृद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। अच्छा, गर्मियों के लिए भी वस्त्र इंपॉर्टेंट होते हैं, धूप से रक्षा करते हैं। सौंदर्य वृद्धि के लिए, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, वस्त्र अगर आप ना पहन करके जाएं तो आप उतने अच्छे नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप अच्छा वस्त्र पहन लेते हैं तो आप सुंदर दिखते हैं, अच्छा दिखते हैं। इसीलिए आप देखते हैं शादी ब्याह में पहले जामा जोड़ा लोग पहनते थे, फिर आजकल तो शेरवानी और कोट पैंट चल रहा है। तो ये सब सुंदरता बढ़ाते हैं। ठीक है, वस्त्र। चौथी बात, समाज में प्रतिष्ठा भी वस्त्रों के द्वारा बनती है। अगर आप एक प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों का जो लोग जूता पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, शर्ट पहन लिया, एक प्रकार से पैंट पहन लिया, बड़े बड़े कंपनियों का, मुफ्ती और इन सभी का, ठीक, जिनका नाम सुनने में केवल अच्छा लगता है, बाकी जो है 5-5, 6-6 हज़ार के पैंट शर्ट आते हैं, तो वो सब पहनना एक प्रकार से हम लोगों के बस की बात नहीं है, तो हम लोग उसकी बात भी नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सब क्या होता है, वस्त्र जो होते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। जो जितना अच्छा वस्त्र पहनता है उसको जयराम और पैलगी उतने ज़्यादा लोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता में वृद्धि का मतलब क्या होता है, वस्त्र अगर आप पहनते हैं, जैसे पानी से आपकी रक्षा होती है, पानी बरस रहा तो आप वस्त्र पहने तो कुछ रक्षा हो गई आपके शरीर की। इसके अलावा अगर धूप लग रही तो भी अगर आप वस्त्र या अंगोछा सर पर रखें तो कुछ ज़्यादा ही क्षमता से आप काम कर पाएंगे। ठंडी महीने में आप अगर वस्त्र पहन लेंगे तो थोड़ा सा आपको एक प्रकार से महसूस करेंगे, अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो ये कई प्रकार के एक प्रकार से जो है महत्व होते हैं वस्त्रों के, और वस्त्र एक प्रकार से शरीर की रक्षा करते हैं। वस्त्रों से समाज में प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ाते हैं वस्त्र। वस्त्रों से शरीर सुंदर दिखाई पड़ता है और आपके शरीर को ढकते ही हैं। तो कई प्रकार के ये महत्व होते हैं वस्त्रों के मानव जीवन में। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, नायलॉन और रेयान में क्या अंतर होता है। नायलॉन और रेयान में कई अंतर होते हैं, समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। रेयान और नायलॉन, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। देखिए, पहला अंतर तो नायलॉन और रेयान में ये होता है कि नायलॉन जो होता है ये तंतु रासायनिक विधि के द्वारा निर्मित होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मुख्य रूप से भाग लेते हैं नायलॉन के तंतुओं के निर्माण में। जबकि रेयान की बात की जाए तो रेयान के जो तंतु होते हैं ये निष्क्रिय पदार्थ से बनते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज से बनते हैं रेयान। ठीक है, दूसरा अंतर ये आप लिख दीजिएगा, जो नायलॉन के तंतु होते हैं ये शीत ऋतु के लिए उपयुक्त होते हैं, ठंडी महीनों के लिए नायलॉन के तंतु। रेयान के तंतु जो होते हैं गर्मी के लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयुक्त वस्त्र माने जाते हैं। तीसरा अंतर आप लिख दीजिएगा, नायलॉन को शीघ्र नहीं सूखा जा सकता, या नायलॉन को शीघ्र नहीं सूखता, जिससे ये कम भीगते, मतलब नायलॉन को एक प्रकार से जल जो है जल नहीं सूख पाता जल्दी ये, जिससे कम भीगता है और शीघ्र ही सूख जाता है नायलॉन। जबकि नमी का अवशोषण जो होता है वो रेयान बहुत जल्दी कर लेता है और वापस सूखने में समय भी लगता है रेयान को। ठीक है, चौथा अंतर ये है कि जो नायलॉन के वस्त्र होते हैं वो सिकुड़ते नहीं हैं, जबकि रेयान के वस्त्र जो होते हैं ये सिकुड़ भी जाते हैं। पांचवा अंतर आप लिख सकते हैं, नायलॉन जो होता है इन पर नायलॉन पर रगड़ने से, या एक प्रकार से नायलॉन को रगड़ने से या धुलाई क्रियाओं में क्या होता है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। नायलॉन को आप चाहे जितना रगड़ के धुलो कोई दिक्कत नहीं, जबकि रेयान को अगर आप रगड़ करके धुलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए धुलाई में सावधानी रखना चाहिए रेयान के कपड़ों को धुलते समय, क्योंकि भीगने पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाता है रेयान। ठीक है, छठा अंतर ये है कि जो नायलॉन होता है ये धूप में काफ़ी समय तक रखे जा सकते हैं, जबकि जो रेयान होता है ये धूप में अधिक देर तक रखने से एक प्रकार से ख़राब हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार से रेयान और नायलॉन के तंतुओं में मैंने कई अंतर बताए, आप लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धागे का निर्माण कैसे किया जाता है? बताएं भाई, धागे का निर्माण कैसे किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धागे बनाने के लिए आपको बता दूं, कई प्रकार के प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहली बात, कताई की प्रक्रिया, मतलब सबसे पहले कताई होती है। तो कताई वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तंतुओं के समूह में से खींच करके तथा ऐंठ करके पर्याप्त मजबूती रखने वाले एक अविरल सूत का सा निकाला जाता है। और सूत से एक प्रकार से धागे जो बनते हैं, जो वस्त्रों की बुनाई में काम आ सकें, ऐसे रेशों को, विशेष करके प्राकृतिक रेशे, नन्हे नन्हे टुकड़ों में कर लिए जाते हैं और इन्हें एक दूसरों को मिला करके आपस में बांट दिया जाता है। बटाई की यह क्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, धागा तैयार होता जाता है और रेशों को एक दूसरे से सटाते हुए आप, मतलब कि आपक सामग्री में से खींचने की क्रिया जो होती है वो करी जाती है। बांटना, खींचना और काट करके, मतलब कि उसको काट करके धागा बनाना, ये तीनों क्रियाएं एक साथ होने वाली हैं और होने वाली होती हैं, और न क्रियाओं के फलस्वरूप तैयार सक्रिय धागे का निर्माण होता है, और जिसे ताने एवं बाने के रूप में एक दूसरे से गूंथ करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है। कुल मिलाकर के आपको बता दूं, धागे का निर्माण जो होता है वो एक प्रकार से कताई के द्वारा होता है। जब वस्त्र बनते हैं फिर उसकी कताई होती है, मतलब कि वस्त्र बनते हैं बोल रहा हूँ। जैसे कि क्या होता है, कताई होती है, तंतु जब होते हैं, तंतु आते हैं जैसे कि रेशम का तंतु या रेयान का तंतु या एक्रिलिक का तंतु, किसी प्रकार का जो तंतु होता है, उन्हीं तंतुओं को खींच करके ऐंठा जाता है। फिर एक प्रकार से पर्याप्त मजबूती जब हो जाती है उसकी, तो एक प्रकार से उन्हीं से सूत निकाला जाता है लंबा लंबा, उसी सूत को धागे कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सूत को एक प्रकार से फिर मजबूती प्रदान की जाती है और वस्त्रों की बुनाई में काम आ सके, इस प्रकार से सूतों को निकाला जाता है लंबे लंबे, उनको काट करके अच्छे तरीके से। ये सूत बनाने की विधि। अच्छा, सूत जो होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामान्य सूत, एक होते हैं सम्मिश्रित सूत और एक होते हैं नावेल्टी सूत्र। तो सामान्य सूत्र जो होता है उसके बारे में हमने चर्चा करी है एक मॉडल पेपर में। मैंने आपको बताया था कई प्रकार के फैंसी धागे भी होते हैं। ठीक है, परतदार धागा, सर्पिल धागा, रेटिनी धागा, कुंडलाकार, गांठ वाले, कई प्रकार के। तो धागे निर्माण की प्रक्रिया मैंने आपको बताई। ठीक है, और सिलाई के लिए धागों की रचना के निर्धारण में क्या होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि सिलाई कार्यकुशलता एवं सुगमता के साथ संपन्न किया जा सके और सिले हुए वस्त्रोत्पाद की उच्च गुणवत्ता हेतु यह आवश्यक है कि धागे कहीं से खींचे और टूटे नहीं, और इन धागों की क्षमता और इनकी संरचना, बनावट और परिसज्जा परिष्कृत के साथ साथ वस्त्रों के उचित चयन और सीवन पर निर्भर करती है। आपको बता दूं कि सिलाई कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो धागे होते हैं सूती होते हैं, लिनन, रेशम, रियान, नायलॉन और पॉलिएस्टर या फाइबर द्वारा निर्मित होते हैं। फाइबर की विशेषताओं के द्वारा ही धागे की उपयोगिता और प्रयोग को जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये धागे होते हैं, और सिलाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी धागे का निर्माण प्लाई सूत्र के द्वारा किया जाता है। किसी भी तरह के सिंगल यार्न यानी स्पन प्रदान करके एक दृढ़ व एक सार धागे का निर्माण किया जाता है एक जैसे। और सिलाई के इन धागों को विभिन्न परिष्कृतों और इसके अलावा मर्सराइजिंग और ग्लेजिंग और जल अवरोधक, ये तमाम प्रकार की क्रियाएं हैं जो कि करवाई जाती हैं, उसके बाद में धागा का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां प्रश्न आप देखिएगा। 5वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। सिलाई मशीन की देखभाल कैसे की जाती है, फटाफट से आप लोग बताएंगे। सिलाई मशीन की देखभाल कैसे की जाती है? देखिए, सिलाई मशीन की देखभाल की अगर बात की जाए तो उसके लिए कई प्रकार की जो है देखभाल करने के लेकर के कई विधियाँ हैं। जैसे मैं आपको बताऊं सिलाई मशीन की देखभाल के बारे में, तो पहली बात, मशीन की देखभाल करने के लिए मशीन की उचित स्थान पर सफाई और तेल देने की आवश्यकता लगातार आपको होती है, ताकि मशीन की उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहे और मशीन का उपयोग आप ज़्यादा दिन तक कर सकें। आपको बता दूं, पहली चीज़ क्या है, मशीन की साफ़ सफाई करना। चूँकि मशीन लंबे समय तक ठीक चले, इसीलिए मशीन को उपयोग करने से पहले और उपयोग करने के बाद कपड़े से आपको साफ़ करना चाहिए। फिर उसके बाद में समय समय पर मशीन की सफाई आपको मिट्टी के तेल के साथ करनी चाहिए। इससे क्या होता है, यह छोटे छोटे ब्रश के साथ अगर आप मिट्टी का तेल लगा करके उसकी सफाई करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, मतलब बड़ा अच्छा रहेगा मशीन के लिए। और उसके बाद में फिर आप मुलायम कपड़े से क्या करें, मशीन को आप पोंछ लें। और कभी कभी मशीन के अंदर के जो भाग होते हैं उनको, जैसे कि जो निडल प्लेट हो गया या शटल रेस है या फेस प्लेट है, उन सभी को भी आपको साफ़ कर देना चाहिए। इससे भी मशीन की जो आयु है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मशीन के करने की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है।
मशीन का उपयोग करने से पहले मशीन को ढक करके रखना चाहिए, मतलब मशीन का उपयोग करने के बाद में आपको मशीन को ढक करके रखना चाहिए, ठीक है। और मशीन को रखते समय सुई में धागा पिरो करके नहीं रखना चाहिए, धागा निकाल देना चाहिए उसके बाद में, ठीक है। मशीन की सुई का उपयोग वस्त्रों तथा धागों के अनुसार ही करना चाहिए। कभी भी खास करके वस्त्रों को मशीन से खींच करके निकालना नहीं चाहिए और धागों को मशीन में ठीक तरह से भरना चाहिए ताकि एक प्रकार से मशीन में कोई ख़राबी ना आए, धागा ना टूटे, सुई ना टूटे, ठीक है। दूसरा देखभाल आप करने की जो कई विधियां मैंने आपको ऐसे ऑलरेडी बता दी, लेकिन और आप सुन लीजिए, मशीन में तेल देना ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो साफ़ सफाई रखना और एक दूसरा तेल देना। अब तेल देने में चूँकि मशीन में सही समय पर तेल डालना मशीन की गति को बढ़ाना है और साथ ही साथ तेल देने से मशीन के जो कलपुर्जे होते हैं वो ठीक चलते हैं, आवाज़ नहीं करते हैं, मशीन हल्की चलती है, भारी नहीं चलती है। और इसीलिए मशीन में समय समय पर तेल डालते रहना चाहिए। मशीन का तेल भी आता है, यदि मशीन में तेल समय पर नहीं डाला जाएगा तो मशीन के पुर्जे बहुत जल्दी घिस जाएंगे और मशीन चलते समय बहुत आवाज़ होगी और मशीन बहुत ज़्यादा मेहनत से चलेगी, काफ़ी भारी चलेगी, आपको दिक्कत होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आज 6ठा नंबर प्रश्न है। सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं को संक्षेप में बताएं या संक्षेप में वर्णन कीजिए। सामाजिक मूल्यों की कई विशेषताएं होती हैं, चूँकि परिवार में या एक प्रकार से सामाजिक प्रबंधन करने के लिए सामाजिक मूल्यों को जानना भी आवश्यक होता है। तो सामाजिक मूल्य जो होते हैं समाज के द्वारा जो बनाए गए रीति रिवाज हैं या कुछ जो है परंपराएं हैं, मापदंड हैं, उनको एक प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट होता है परिवार में। चूँकि मूल्यों के अर्थ तथा परिभाषा संबंधी उपयुक्त विवेचना के आधार पर अगर देखें तो सामाजिक मूल्यों की कई सारी विशेषताएं होती हैं। और सामाजिक मूल्य की अगर बात की जाए तो वो एक प्रकार से मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मूल्य जो होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं, वो अमूर्त होते हैं, क्योंकि मूलभूत रूप से मानसिक धारणाएं होती हैं। सामाजिक जो मूल्य होते हैं वो, और उसको लोग मानते हैं, बहुत दिन से लोग मानते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रकार से पहली विशेषता क्या लिखेंगे, यही लिख दीजिए कि सामाजिक मूल्य सदैव अमूर्त होते हैं, क्योंकि मूलभूत रूप से यह एक मानसिक धारणाएं हैं। आपको सामाजिक मूल्य दिखेंगे नहीं कि सामाजिक मूल्य वो घूम रहा है। सामाजिक मूल्य अमूर्त होते हैं, ना तो उसको आप देख सकते हैं ना ही आप उसको छू सकते हैं, बस केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता सामाजिक मूल्यों की क्या होती है, दूसरी विशेषता होती है कि सामाजिक मूल्यों का संबंध व्यवहार के ढंग से होता है और ये सामाजिक व्यवहार को मान्यता एवं महत्व प्रदान करने के मापदंड होते हैं सामाजिक मूल्य। तीसरी विशेषता ये होती है सामाजिक मूल्य जो होते हैं मानव के द्वारा बनाए जाते हैं और सांस्कृतिक देन होते हैं, कल्चरल गिफ्ट्स होते हैं, मतलब कल्चर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं ये, ठीक है, सांस्कृतिक देन है मूल्य। चौथी बात, सामाजिक मूल्य के ही आधार पर विभिन्न सामाजिक तथ्यों का चुनाव होता है, मतलब कि उन्हें उचित अनुचित का निर्धारण होता है। तो ये सामाजिक मूल्यों की विशेषता होती है। पांचवी विशेषता में आप लिख सकते हैं जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो काफ़ी सीमा तक अस्थायी होते हैं और इनके प्रति व्यक्तियों की निष्ठा होती है और इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं मूल्य, ठीक है। कि आपके दादाजी जिस मूल्यों पर चलते थे, आपके पिताजी ने उन्हीं मूल्यों को फॉलो किया और आप भी उन्हीं मूल्यों को फॉलो कर रहे हैं और आपका लड़का भी उन्हीं मूल्यों को फॉलो करेगा और आपके बच्चे का बच्चा भी उसी को फॉलो करेगा। इस प्रकार से मूल्य जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं और चूँकि संस्कृति भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है और संस्कृति के अंतर्गत ही सामाजिक मूल्य आते हैं, ठीक है। अगला आप लिख सकते हैं विशेषता सामाजिक मूल्यों की कि सामाजिक मूल्य ही समाज में विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरक और चालक के रूप में काम करते हैं और भूमिका निभाते हैं। सामाजिक मूल्य ही ये निर्धारण करता है कि समाज में कौन सा काम बुरा है और कौन सा काम अच्छा है, ठीक है। तो ये सामाजिक मूल्य हो गए। सातवां प्रश्न आप देखिएगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया की आवश्यकता बताइए। निर्णय लेने की प्रक्रिया की आवश्यकता क्या है भाई, देखिए समाज में या परिवार में या पारिवारिक प्रबंधन में, ठीक है, गृह प्रबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो चूँकि गृह व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया की आवश्यकता कई कारणों से होती है। पहला कारण ये होता है, और क्यों होनी चाहिए आवश्यकता ही पूछी गई तो कई कारणों से होती है, ये मतलब निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है उसको परिवार में क्यों होना होता है, इसके कई कारण होते हैं और कई जो है आवश्यकता भी होती है। पहली आवश्यकता ये होती है कि घरों में निर्णय क्रिया विशिष्ट आवश्यकताओं के उत्पन्न होने पर उनकी पूर्ति के लिए की जाती है। जैसे कि कार के ब्रेक डाउन होने पर उन्हें बदलना या धुलाई मशीन को ठीक करने की आवश्यकता होना, तो एक प्रकार से ये निर्णय लेना होता है कि भाई अगर जैसे कि
मोटरसाइकिल ख़राब हो गई या मोटरसाइकिल पंचर है तो उसको बनवाने जाना है। तो इसमें एक प्रकार से ये निर्णय लेना एक प्रकार से किसका कि भाई पंचर बनवाने जाना है, क्यों जाना, क्योंकि पंचर हो गया है। ठीक है। ये दूसरा क्या होता है, कभी कभी निर्णय लंबे समय की योजना का परिणाम होता है कि बहुत लंबे समय से कोई योजना बना रहे हैं और उसके बाद में फिर निर्णय ले लिया कि भाई हमको किसी लड़की से शादी कर लेनी, पहले से दिमाग में प्यार कर रहे हैं लड़के और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ शादी कर लेते हैं। तो निर्णय लेने की क्षमता भी या प्रक्रिया जो होती है कभी कभी बड़ी लंबी हो जाती है। कोई बड़े बुजुर्ग ही कोई निर्णय लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है बड़ी दिन से प्लानिंग करने के बाद लेते हैं। तीसरी आवश्यकता इसलिए होती है चूँकि व्यवस्था में निर्णय लेने की क्रिया परिस्थितियों के परिवर्तन होने पर की जाती है। जैसे आप देखते हैं घर में कोई नया बच्चा होने पर घर की आर्थिक योजना में नए सदस्य की उपस्थिति प्रभाव डालती है। ये भी। चौथी बात, नई आदतों के होने पर जब आदत या रहने के ढांचे में पुनर्मूल्यांकन होता है। यदि कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की बार बार या पहली बार घर से बाहर जाती है तब उसकी नई आदतों के निर्माण हेतु निर्णय की आवश्यकता होती है कि भाई वो बाहर जाए कि ना जाए। तो बाहर अगर जाएगी तो नई नई चीज़ों को सीखेगी, कुछ और जानेगी। घर में रहेगी तो बस उतना जानेगी जितना घर वाले बताएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे जैसे समय बदलता है निर्णय भी उसी संदर्भ में बदलता रहता है। पहले कुछ निर्णय बड़े बड़े लोग ही लेते हैं, आपके घर के सदस्य लेते हैं, फिर बाद में कुछ निर्णय आप भी लेने लगते हैं। फिर एक प्रकार से कई निर्णय होते हैं जो कि आप बिना पूछे ही घर के ले लेते हैं। तो ये कई काम हो निर्णय एक प्रकार से पारिवारिक प्रबंधन में निर्णय लेना एक प्रकार से आम बात सी हो जाती है। अब तो वर्तमान में लोग स्वतंत्रता की इतनी ज़्यादा एक प्रकार से होड़ चली हुई है कि निर्णय लेना आम सी बात हो गई घर में। और आप देखते हैं यदि व्यक्ति के लक्ष्य भ्रमपूर्वक हैं, अनिश्चित हैं, परिस्थिति के अनुरूप नहीं होते हैं तो स्पष्ट है कि उनके सामने कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी और निर्णय लेने में कोई आवश्यकता उनको नहीं होती है। अगर उनको लग रहा है कि भाई निर्णय वो नहीं ले सकते हैं, कोई कठिनाई, तो निर्णय ना लें। तो इस प्रकार से ये निर्णय लेना होता है कि भाई सब्जी लाएँ कि ना लाएँ, ठीक है, दाढ़ी बनवाएँ कि ना बनवाएँ, ये सब निर्णय लेना ही होता है। ठीक है। ये चीज़ प्रेशर कुकर ख़रीदें कि ना ख़रीदें, ये सब भी निर्णय लेना होता है। तो परिवार में निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि अगर निर्णय लेना ही नहीं होगा तो सब्जी, तेल, मसाला, नून, तेल, हल्दी, मिर्चा कहाँ से आए। तो निर्णय लेना का सीधा सा मतलब होता है कि कोनो चीज़ अगर लावक है, भैया आम लावक है किलो, चलो आम ले लेहन। तो जो मालिक लोग होते हैं घर के, वही जब बाज़ार जाते हैं तो उनको चूँकि किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि भाई आम ले लिया, क्यों ले लिया, आम ले आए तो ले आए, खाओ, अगर नहीं खाना तो रख दो, दूसरा कोई आके खा लेगा। तो ये सब होता है निर्णय लेना। आगे देखो 8वां प्रश्न है पारिवारिक बजट के उद्देश्य बताइए। पारिवारिक बजट के क्या उद्देश्य होते हैं भाई। देखिए पारिवारिक बजट जो होता है उसके कई उद्देश्य होते हैं। तो पहला उद्देश्य आप लिखिएगा, चूँकि परिवार की आय और व्यय को ध्यान में रखते हुए चूँकि उसका संतुलन बनाना आय और व्यय का, और इसीलिए कई उद्देश्य होते हैं और पारिवारिक आय और व्यय का लेखा जोखा एक प्रकार से होना चाहिए बजट में। और पारिवारिक बजट के कई उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का व्यवस्थित एवं सही विवरण प्राप्त करना सबसे पहली बात होती है पारिवारिक बजट बनाने का। दूसरा, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त करना, और एक प्रकार से ज्ञान तो प्राप्त ही हो जाएगा, उसके बाद में उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक व्यय का विवरण भी प्राप्त करना कि भाई किसको किसको क्या चाहिए। किसी को साइकिल चाहिए, किसी की फ़ीस भरनी है, किसी का ड्रेस बनवाना है, किसी के लिए पायल बनवानी है, और शाम को सब्जी भी लानी है, कड़वा तेल भी ख़त्म हो गया उसको भी लाना है। तो ये सब भी ध्यान में रहना चाहिए जब कोई व्यक्ति पारिवारिक बजट बना रहा हो कि एक डेली का कितना खर्चा और कितनी आय है, या एक महीने में कितनी आय है और कितना खर्चा होगा, पूरा सिस्टमेटिकल वे तैयार करना होगा। ठीक है। इसके अलावा परिवार के आय व्यय के अनुपात को ज्ञात करना और इस आधार पर रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के लिए उपाय सोचना कि हमारा जीवन स्तर कैसे और आगे बढ़े। ठीक है। इसके अलावा चौथी बात ये होती है कि परिवार के मुखिया एवं अन्य वरिष्ठ सदस्यों को परिवार की आय में आवश्यक वृद्धि करने के लिए प्रेरित करना, ताकि एक प्रकार से पारिवारिक आय जो है बढ़े, और जब आय बढ़ेगी एक प्रकार से तो व्यय भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा व्यय को नियोजित करना तथा भविष्य संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित बचत के प्रयास करना। तो जब ये सब होगा तभी पारिवारिक बजट अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। इसके अलावा परिवार के किसी एक या कुछ एक सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना, ये सब पारिवारिक बजट के उद्देश्य होते हैं। पारिवारिक बजट अगर ना बनाया जाए तो आहनिक बहानी आएगा, आहनिक बहानी खर्च होगा। मतलब कितना आ रहा है कितना जा रहा है कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति कमाते कमाते मर जाएगा और एक प्रकार से वो लगेगा नहीं कि भाई कहाँ पे गया, कैसे गया, इसका कोई लेखा जोखा जिस घर में नहीं होता है वो घर एकदम से चौपटा चार मान लो। ठीक है।
तो पारिवारिक बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बजट का बड़ा महत्व होता है। लेकिन कभी कभी यही बजट जब बहुत ज़्यादा सूती हो जाता है, सूती मतलब समझ रहे, कंजूसी, मितव्ययिता में बदल जाता है, तो फिर दिक्कत की बात होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पारिवारिक बजट होता है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जान लिया, लगभग 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में आप लोगों ने जाना। ठीक है, 10 अति लघु उत्तरीय और 8 लघु उत्तरीय, 18 क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों ने जान लिया, उसके उत्तर को मैंने समझाया। अब बच्चे आपके 4 क्वेश्चन, इनमें से केवल 2 प्रश्न आपसे परीक्षा में आएंगे। 2 प्रश्न मतलब आपको करना है, 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे खंडशः से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि वस्त्र विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न ये आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा। अगला प्रश्न है रेशम यानी सिल्क क्या है, रेशम के उत्पादन की विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में अवश्य आएगा। अगला प्रश्न है गृह प्रबंध में मूल्य, लक्ष्य तथा स्तर से क्या आशय है, उनमें अंतर संबंध को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, देखिए कार्य सरलीकरण क्या है, कार्य सरलीकरण की तकनीकी सीखने की क्यों आवश्यकता है, ये भी बताएं। तो ये कई प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा फर्स्ट एड एंड हेल्थ का अगर आपको चाहिए, हालांकि सभी को पढ़ना ही पड़ेगा, आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी बीएससी होम साइंस सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ को करिकुलर के रूप में पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मध्यकालीन इतिहास का लिखित मॉडल पेपर बीए सेकंड सेमेस्टर का अवेलेबल है, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ना है, 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी। आप इसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे। फर्स्ट एड एंड हेल्थ का एक उससे पहले मॉडल पेपर दिया था हमने, ये भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आप महासंग्राम रिवीजन क्लास देख सकते हैं 2023 का, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का, इससे पहले मॉडल पेपर भी दे चुका हूं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। राजनीति विज्ञान का भी आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा, पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स का लिखित मॉडल पेपर है। ठीक है, इसके अलावा प्राचीन इतिहास का भी आप लिखित मॉडल पेपर देख सकते हो, आपके चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल है, और बीए करियर यूट्यूब चैनल पर सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो दूसरा चैनल है हमारा बीए करियर, उस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्राचीन इतिहास से लेकर के सोशियोलॉजी हर एक सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाकर के वहाँ पर देख लीजिएगा बीए करियर पर। पॉलिटिकल हिस्ट्री आप इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है, 600 BC से लेकर के 647 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है, प्राचीन इतिहास में बीए सेकंड सेमेस्टर में। फिर जियोग्राफी में आपको मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है, यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी, तो आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने उसमें रखा है। तो आप इस प्रकार से तमाम प्रकार के प्रश्नों को और तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की वीडियो को जान सकते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सारे सब्जेक्ट को विधिवत तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यारा में से बना रखिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत धन्यवाद।